नमस्कार बच्चों, मैं अंकित पाल आपके अपने चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लाया हूं लेक्चर 3 सामाजिक विज्ञान। हमने आपको लेक्चर 2 में पढ़ाया सामाजिक विज्ञान के बारे में। आज आप लेक्चर 3 में सामाजिक विज्ञान का अध्याय पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर को आज हम समाप्त कर रहे होंगे और क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। देखते हैं बच्चों, यूरोप में इसके बाद आता है कि क्रांतिकारियों का युग। क्रांतिकारियों का युग कब से कब तक चलता है? 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। यूरोप में जो क्रांतिकारियों का युग आता है वो 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक चलता है। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में एक विद्रोह होता है जिसमें बूबो राजा, जिन्हें वियना संधि 1815 ईस्वी के बाद रोडवादिया प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया। बूबो राजवंश का जो राजा था वो 1815 ईस्वी में जब वियना की संधि होती है, किसकी संधि होती है बच्चों? वियना की संधि। वियना की संधि के बाद रोडवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया जाता है। वियना की संधि कब होती है बच्चों? 1815 ईस्वी में। कब होती है? 1815 ईस्वी में। इसके बाद रोडवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया। इसके पश्चात उनसे उदारवादी क्रांतिकारियों ने सत्ता छीन ली। अब जब रोडवादियों ने इन्हें बहाल किया तो इसके बाद जो उदारवादी आते हैं इनसे सत्ता को छीन लेते हैं। उनके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। उदारवादियों ने बूबो राजवंश को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया। जिसका अध्यक्ष उदारवादियों ने इसका अध्यक्ष बनाया लुई फिलिप को। किसको बनाया बच्चों? लुई फिलिप को। एक उदारवादी समुदाय आता है। उदारवादी समुदाय रोडवादियों को हटाकर अपने अध्यक्ष को लुई फिलिप को बनाते हैं। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। मैटरनिक बोलते हैं कि जब फ्रांस जो छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी और जुकाम। ऐसा मैटरनिक ने कहा था। ऐसा किसने कहा था? मैटरनिक। इनका मैटरनिक का पूरा नाम है ड्यूक मैटरनिक। क्या नाम है बच्चों? ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी और जुकाम हो जाता है। इसी के साथ साथ जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह होता है। ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह होता है जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड इससे अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। जो फ्रांस है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया रहती है क्रांतिकारियों के युग में। क्रांतिकारी युग कब से कब तक चली? 1830 से 1848 ईस्वी तक। 1830 से 1848 ईस्वी में फ्रांस में 1830 ईस्वी में बच्चों फ्रांस में 1830 ईस्वी में विद्रोह होता है। जो बूबो राजवंश है वो रोडवादियों के द्वारा सत्ता में बहाल किया जाता है। एक बूबो राजवंश है जिसे रोडवादियों के द्वारा सत्ता में बहाल किया जाता है। और इसके पश्चात उदारवादी आते हैं। उदारवादी रोडवादियों को हटा देते हैं और उनके स्थान पर अपने एक नए अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उस अध्यक्ष का नाम है लुई फिलिप। उस अध्यक्ष का नाम क्या है? लुई फिलिप। ठीक है। मैटरनिक ने इस संबंध में एक टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी और जुकाम हो जाता है। इसी के स्थान पर जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड इससे अलग हो गया। ये थी बच्चों क्रांतिकारियों का युग था। इसके बाद आती है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी क्या है? 1830 ईस्वी के दशक में 1830 ईस्वी के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी आई। आर्थिक मंदी का कारण होता है यूरोप में बेरोजगारी का उत्पन्न होना, भूख हड़तालें होना। 1845 ईस्वी में सिलेसिया के गांव के मजदूरों ने ठेकेदारों के
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1845 ईस्वी में सिलेसिया एक गांव है जहां के मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किस सन में कर दिया, 1845 ईस्वी में। बच्चों किस सन में कर दिया, 1845 ईस्वी में विद्रोह भड़क जाता है। होता क्या है, इसके बाद उन्होंने अपनी मांग, वेतन की मांग की। 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस की सड़कों पर, जो पेरिस की सड़कें हैं, पेरिस की सड़कों पर आ गई। 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण जनता पेरिस की सड़कों पर आ जाती है। कहां पर आ जाती है जनता, पेरिस की सड़कों पर आ जाती है तथा लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया जाता है। इन्हीं कारणों के जब जनता सड़क पर आ जाती है तो लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया जाता है। लुई फिलिप को अध्यक्ष किसने बनाया था, उदारवादियों ने बनाया था। किसने बनाया था बच्चों, उदारवादियों ने बनाया था। लुई फिलिप को क्या कर दिया जाता है, पद से निरस्त कर दिया जाता है। लुई फिलिप जो अध्यक्ष था उदारवादियों को, उसे पद से हटा दिया जाता है क्योंकि 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण जनता जो होती है वो पेरिस की सड़कों पर आ जाती है और विद्रोह करने लगती है, मांग करने लगती है, जिसके कारण विद्रोह को भटकते हुए देखकर लुई फिलिप को पद से निरस्त कर दिया जाता है। पद से निरस्त कर दिया जाता है और नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की। उसी समय नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की जिसमें 21 वर्ष से ऊपर, नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा की जिसमें 21 वर्ष से ऊपर वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। जो 21 वर्ष से ऊपर थे उन्हें मत डालना, मताधिकार का मतलब होता है वोट डालने का अधिकार दिया गया, वोट डालने का अधिकार दिया गया तथा काम करने के अधिकार को भी सुनिश्चित किया गया तथा उनके काम करने के अधिकार को भी बच्चों सुनिश्चित किया गया। रोजगार उपलब्ध कराए गए, उनके लिए क्या उपलब्ध कराए गए, रोजगार उपलब्ध कराए गए। तो ये था आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी क्या है, 1830 ईस्वी के दशक में, 1830 ईस्वी के दशक में आर्थिक मंदी आती है, बेरोजगारी की समस्या होती है, बेरोजगारी की समस्या होती है। 1845 ईस्वी में सिलेसिया गांव के मजदूरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया जिसमें अपने वेतन की मांग की, जिसमें उन्होंने क्या, किसकी मांग की, वेतन की मांग की। ठीक है। 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण, 1848 ईस्वी में भोजन की कमी के कारण लोग जो होते हैं वो पेरिस की सड़कों पर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, पेरिस की सड़कों पर आ जाते हैं और लुई फिलिप को अध्यक्ष पद से निरस्त कर दिया जाता है। अब होता क्या है, जो वयस्क हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। जो 21 साल से ऊपर हैं, जो कितने वर्ष से ऊपर हैं बच्चों, 21 साल से ऊपर हैं, उन वयस्कों को, जो जवान है उनको वोट डालने का क्या दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों उदारवादियों की क्रांति। जो उदारवादी समुदाय थे फिर इनकी क्रांति आती है। उदारवादियों का जो अध्यक्ष था वो कौन था, लुई फिलिप। उदारवादियों का अध्यक्ष कौन था, लुई फिलिप था। सन 1848 ईस्वी में जब यूरोप के अनेक देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से परेशान किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। सन 1848 ईस्वी में जब यूरोप के अनेक देशों में गरीबी और बेरोजगारी और भुखमरी से परेशान किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनकी तरह पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्गों के एक क्रांति हो रही थी। उन्हीं की तरह एक जो पढ़ा लिखा समुदाय था, मध्यम वर्ग के लोग थे, वो एक क्रांति कर रहे थे। वो एक क्या कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। जब फरवरी 1848 की घटना होती है तो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ती है और गणतंत्र की घोषणा की जाती है। एक गणतंत्र की घोषणा की जाती है जो सभी पुरुषों के लिए मताधिकार पर आधारित थी। जो सभी पुरुषों के लिए किस पर आधारित थी, मताधिकार पर आधारित थी। उदारवादियों के विद्रोह को, उदारवादी जो लोग थे इनके विद्रोह को एक नई दिशा मिली। उदारवादियों के विद्रोह को एक नई दिशा मिली जब जर्मनी के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर, जर्मनी के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट एक शहर है, फ्रैंकफर्ट शहर में एक
जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में, सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का निर्णय लिया, मतदान का निर्णय लिया यानी वोट डालने का निर्णय लिया। 18 मई होता गया बच्चों, 18 मई 1848 ईस्वी को 831 निर्वाचित सदस्य, कितने निर्वाचित सदस्य? 831 निर्वाचित सदस्य एक जुलूस के साथ, जुलूस के रूप में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। फ्रैंकफर्ट जो संसद है उस पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और यह संसद कहाँ पड़ती है? सेंट पॉल नामक चर्च के पास। यह संसद जो सेंट पॉल नामक चर्च में आयोजित की जाती है, ये जो संसद है यह आपकी सेंट पॉल नामक चर्च में आयोजित की जाती है। इनके प्रतिनिधियों ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इनके जो प्रतिनिधि है वो जर्मन राष्ट्र के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया, एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता का एक ऐसे राजा को सौंपी गई। इस राष्ट्र की जो अध्यक्षता करनी थी वो एक ऐसे राजा को सौंपी जानी थी जिसे संसद के अधीन रहना था। जिसे किसके अधीन रहना था? संसद के अधीन। ऐसे राजा को इस राज्य की अध्यक्षता सौंपी जानी थी जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ से इस संबंध में बात की, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ से इस संबंध में बात की तो उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो उसने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया बच्चों? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, राजाओं का साथ दिया। जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ है उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और राजाओं का साथ दिया। किसका साथ दिया? राजाओं का साथ दिया जो इसके विरोधी थे, जो इसके कैसे थे? विरोधी थे। इस प्रकार असेंबली को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। इस प्रकार असेंबली को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। तो ऐसे उदारवादियों की क्रांति जो होती है वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। फिर होता क्या है बच्चों? जर्मनी और इटली का निर्माण होता है। जर्मनी और इटली का क्या होता है? निर्माण होता है। सन 1848 ईस्वी के बाद, जब सन 1848 ईस्वी के बाद ये जो उदारवादियों की क्रांति है ये भंग हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है? जर्मनी और इटली का निर्माण होता है। ठीक है, सन 1848 के बाद राष्ट्रवाद यूरोप में जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लगा। जो राष्ट्रतंत्र है वो यूरोप में, राष्ट्रवाद जो है वो यूरोप में जनतंत्र और क्रांति से कैसा होने लगा? अलग होना। जनतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा बनाया गया एक संगठन, और क्रांति से अलग होने लगा। अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने और राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए रूढ़वादियों ने प्रायः राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया। रूढ़वादियों ने किसका प्रयोग किया? राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया, जिसके कारण जर्मनी और इटली का एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन गया। जिसके कारण जर्मनी और इटली एक मिलकर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। इस चैप्टर में जर्मनी और इटली का एकीकरण के कारण ही होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा आज कि यूरोप में क्या क्या क्रांतियां हुई, किसके कारण, यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगले लेक्चर में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास को अंत तक देखिए। नमस्कार।